कहाँ तक हो गया था? टेम्परेचर कंप्लीट हो गया था। हम फैक्टर अफेक्टिंग की बात करे थे एंजाइम एक्टिविटी के लिए, और एंजाइम एक्टिविटी को जो फैक्टर अफेक्ट करने वाले हैं उनके अंदर फर्स्ट हमने स्टडी किया था वो था टेम्परेचर। बच्चों टेम्परेचर एंजाइम्स के लिए नैरो रेंज पे रहता है, यानी अगर हम थोड़ा बहुत टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज हो जाता है, तो हम बोलेंगे नैरो रेंज पे। इसके अलावा हमने क्यूटेन वैल्यू के बारे में भी आइडिया लिया था कि जब भी हम 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर से और 10 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन हाफ भी हो जाए, हो सकता है रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो जाए। अब बच्चों अगला जो फैक्टर आता है वो आता है पीएच। सेकंड फैक्टर कौन सा है? पीएच। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि जब एंजाइम को ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करनी है तो वो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है। जिस पीएच के ऊपर एंजाइम ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है उस पीएच को बोला जाता है उसकी ऑप्टिमम पीएच। यानी एवरी पीएच बच्चों एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच नहीं होती, एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है तो उस पीएच को क्या बोला जाएगा? ऑप्टिमम पीएच। फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स की, तो वो एंजाइम पीएच 5 के ऊपर एक्टिवेट हो रहे थे, आपको याद हो तो। अगर हम पीएच 5 से अगर पीएच को कम करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी हो जाएगी कम। अगर पीएच 5 से हम पीएच को अगर इंक्रीज करेंगे तब भी बच्चों एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। यानी ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करता है, वो कौन सी पे करता है? पीएच 5 पे। तो उन एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच क्या रहेगी? 5। ऐसे ही आपने बच्चे स्टमक के अंदर प्रेजेंट एंजाइम्स के बारे में बात की होगी। स्टोमक में प्रेजेंट जो एंजाइम है वो एंजाइम बच्चे हाईली एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। आप सभी ने पढ़ रखा होगा, नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दिया जाएगा आपको। वो हाईली एसिडिक पीएच के ऊपर एक्टिवेट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि एवरी एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच के ऊपर ही ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है। अब बच्चों एंजाइम, उस एंजाइम ले रहे हैं हम एक, और उस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है उसके बारे में देखने जा रहे हैं कि उसकी ऑप्टिमम पीएच क्या होगी। तो ये आपके सामने मैंने ग्राफ लिया है। इस ग्राफ पे बच्चों एक्स एक्सिस के ऊपर तो लेंगे पीएच और वाई एक्सिस के ऊपर लिया जाएगा एंजाइम एक्टिविटी। क्या लिया जाएगा? एंजाइम एक्टिविटी। अब देखो जब हम पीएच 0 ले रहे हैं यानी न्यूट्रल पीएच है तो उसके ऊपर कुछ भी नहीं होगा। हम धीरे धीरे पीएच को क्या कर रहे हैं बच्चे? इंक्रीज। जब पीएच को इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी इस एंजाइम की क्या हो रही है? इंक्रीज। लेकिन एक टाइम के बाद में एकदम से बच्चों डिक्रीजमेंट देखने को मिलता है और फिर जो एंजाइम की एक्टिविटी है एकदम क्या हो जाती है? डिक्रीज। अब डिक्रीज हो रही है तो क्यों हो रही है उसके पीछे रीजन समझते हैं। यहाँ पे तो 0 है तो यहाँ पे क्या रहेगा? 1। यहाँ पे क्या है? 2। यहाँ पे क्या है? 3। यहाँ पे क्या है? 4। और यहाँ पे क्या है? 5। ये क्या दिखाया गया? क्या पीएच दिखाई गई है? अब एंजाइम कौन सी पीएच के ऊपर ऑप्टिमम एक्टिविटी दे रहा है? क्या बच्चों पीएच 3 पे? अगर पीएच 3 पे ही ऑप्टिमम एक्टिविटी दे रहा है तो इस एंजाइम की ऑप्टिमम पीएच है, वो ऑप्टिमम पीएच क्या रहेगी बच्चे? 3। ठीक है। अगर कोई एंजाइम पीएच 5 पे ऑप्टिमम एक्टिविटी देता है तो उसके लिए ऑप्टिमम पीएच क्या 5 बोलेंगे। अब बच्चों अगर हम टेम्परेचर और पीएच दोनों में कंपैरिजन करें तो दोनों ही एंजाइम के लिए नैरो रेंज में रहते हैं। अगर टेम्परेचर की बात करें तो हमने 10 डिग्री टेम्परेचर में चेंज करके देखा, क्या रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो रही थी? रेट ऑफ रिएक्शन डबल भी हो रही थी? और बोलो यहाँ पे अगर हम पीएच उस पीएच को अगर पॉइंट में भी चेंज कर देंगे, यानी अगर 2.5 करेंगे इसकी या फिर बच्चों 3.5 करेंगे तो भी क्या इसकी एक्टिविटी में चेंज आ जाएगा? वहां तो हम 10 डिग्री में चेंज कर रहे थे तब जाके चेंज हो रहा था,
लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट में ही चेंज करने से क्या एंजाइम की एक्टिविटी में चेंज हो रहा है, यानी दोनों ही नैरो रेंज पे। लेकिन बच्चों वेरी नैरो रेंज पे क्या रहता है एंजाइम्स के लिए, पीएच, यानी वेरी नैरो रेंज पे एंजाइम के लिए क्या रहेगा, पीएच। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और क्वेश्चन में ये बोला जाएगा कि एंजाइम्स एंड एंजाइम्स के लिए नैरो रेंज पे क्या है। एक ऑप्शन दिया जाएगा आपको टेम्परेचर, और दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा आपको पीएच। बहुत ऑफ दीज वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, दोनों में से एक चूज करना है। तो बताओ क्या करेंगे, पीएच, क्योंकि वेरी नैरो रेंज पे क्या है, पीएच, इसलिए दोनों में से एक को प्रायोरिटी देनी है। तो किसको देनी है बच्चे, पीएच को। क्लियर है। अगर बहुत ऑफ दीज वाला दिया हो, वेरी नैरो रेंज नहीं लिखा हो क्वेश्चन में, तो फिर बहुत ऑफ दीज वाला जाएगा। ठीक है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है वेरी नैरो रेंज, तो फिर किसको टिक करना है बच्चे, पीएच को। क्लियर है पॉइंट। आगे अगर हम दोनों का ग्राफ देखेंगे तो ऑलमोस्ट क्या रहता है बच्चे, सेम। तो ध्यान से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के उसको सोल्व करना है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का ग्राफ क्या मिलता है बच्चे, सेम मिलता है। उसके बाद में अगला आता है, वो आता है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। क्या आता है बच्चे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। आप बोलोगे सर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे अफेक्ट करता है। बिल्कुल करता है। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो आप जानते हो एंजाइम अपनी एक्टिविटी यानी ऑप्टिमम एक्टिविटी के साथ में इफेक्टिवनेस शो नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई है, तो बच्चों फुल्ली वर्क करेगा। कैसे समझे जरा। मैं बोल रहा हूं कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम के अंदर 10 एक्टिव साइट है। सभी एक्टिव होके सुने ये पॉइंट। एक एंजाइम, उस एंजाइम के अंदर कितने एक्टिव साइट है, 10। आपको बता रखा है एंजाइम के अंदर मेनी एक्टिव साइट हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी स्ट्रक्चर के अंदर क्रीसेज और पॉकेट कितने। वो क्रीसेज और पॉकेट ही क्या है बच्चे, एक्टिव साइट। आप जानते हो ना ये पॉइंट। अब बच्चों मैंने बोला एक एंजाइम के अंदर एक्टिव साइट कितनी है, 10। उसको मैंने साइटोप्लाज्म में छोड़ रखा है, और जो उसको सबस्ट्रेट चाहिए मैंने उसको 10 सबस्ट्रेट दिए। कितने सबस्ट्रेट दिए, 10। यानी साइटोप्लाज्म के अंदर मैंने 10 सबस्ट्रेट छोड़ दी। अब बताओ क्या वो पर सेकंड 10 प्रोडक्ट बनाएगा, क्या बच्चों पर यूनिट टाइम में वो 10 प्रोडक्ट बनाएगा, यस और नो, नहीं, कभी नहीं। एंजाइम और सबस्ट्रेट है, एंजाइम और सबस्ट्रेट है, या फिर बोलो एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट है, इन दोनों के बिटवीन कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। मैंने साइटोप्लाज्म के अंदर 10 सबस्ट्रेट डाले, जब 10 सबस्ट्रेट डाले हैं तो क्या एंजाइम उन 10 सबस्ट्रेट को अट्रैक्ट करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी प्रोसेस क्या है, रेंडम। रेंडम कैसे, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सबस्ट्रेट मूव करेंगे, अगर एंजाइम की एक्टिव साइट के सामने आ गया तो बाइंड हो जाएगा, पर एक्टिव साइट के सामने नहीं आया तो बाइंड नहीं होगा। होगा अगर बच्चों ऐसा है, तो मैं बोलूंगा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अगर लो होगी, तो क्या एंजाइम और एक्टिव, सॉरी, जो सबस्ट्रेट और एक्टिव साइट है, इन दोनों के बिटवीन कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोबेबिलिटी कम होगी। और बोलो, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई होगी, तो एक्टिव साइट एंड सबस्ट्रेट के बिटवीन कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोबेबिलिटी क्या हाई होगी। क्यों, क्योंकि अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई रहेगी, तो सबस्ट्रेट की मूवमेंट भी क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल है। अगर ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो फिर एक्टिव साइट के सामने उन मॉलिक्यूल्स के आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा। अब देखो, जब हमने 10 सबस्ट्रेट दिए, तो फिर एंजाइम, उस एंजाइम ने 1 प्रोडक्ट पर सेकंड बनाया। क्या बनाया, 1 प्रोडक्ट पर सेकंड। कहने का मतलब वो फुल एफिशिएंसी के साथ में वर्क नहीं कर रहा। फुल एफिशिएंसी के साथ में वर्क कब करेगा, कब करेगा, जब बच्चों उसको 10 सबस्ट्रेट मिलेंगे पर यूनिट टाइम में, और पर यूनिट टाइम में 10 सबस्ट्रेट को 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, तो क्या फुल एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा। अभी उसको एक ही सबस्ट्रेट मिल रहा है, तो पर यूनिट टाइम में क्या एक प्रोडक्ट बना रहा है। अब क्या कर रहे हैं हम, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज करके कर दिया 50। कितना कर दिया है, 50। जब 50 कर दिया सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को, तो अब की बार जो प्रोडक्ट बने पर यूनिट टाइम में वो कितने बने, 5। कितने बने बचे, 5। फिर मैंने क्या किया, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके 500 कर दिया। कितना कर दिया, 500। अब क्या सबस्ट्रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर सबस्ट्रेट बहुत ज्यादा है, तो एंजाइम की एक्टिव साइट के सामने सबस्ट्रेट की आने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज, इंक्रीज। अगर इंक्रीज हो रही है,
तो 10 की 10 एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होंगे सबस्ट्रेट, और पर यूनिट टाइम में बच्चों कितने प्रोडक्ट बनेंगे? 10। अब फिर से क्या 10 ही सबस्ट्रेट बाइंड होके क्या 10 ही प्रोडक्ट बनेंगे? यानी अब जो रिएक्शन है क्या कांस्टेंट हो जाएगी? यानी रिएक्शन में क्या आ गया है? सेचुरेशन। सेचुरेशन क्यों आ गया है? क्योंकि एंजाइम में प्रेजेंट जितने भी एक्टिव साइट है वो सारी की सारी एक्टिव साइट क्या है? बीजी। अरे क्या है? बीजी। यानी हम जब स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी है या फिर बोलो रेट ऑफ रिएक्शन है क्या बच्चों इंक्रीज होगी? और बोलो लेकिन जब हम एक लिमिट पे जाके सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन उतनी कर देंगे कि जितनी उसके अंदर एक्टिव साइट हो सारी की सारी बीजी हो जाएगी, तो फिर क्या पर यूनिट टाइम में बच्चों जितने सबस्ट्रेट को बाइंड करके जितने प्रोडक्ट बना सकता है क्या कॉन्स्टेंटली बनाएगा? तो फिर क्या हो जाएगा? क्या रिएक्शन के अंदर सेचुरेशन आ जाएगा? अरे बोलो, चलो इसको ग्राफ से समझते हैं। ये मैंने आपके सामने एक ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ के अंदर बच्चे एक्स एक्सिस के ऊपर लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, क्या लिए? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, और वाई एक्सिस है, इस वाई एक्सिस के ऊपर लिया है वेलोसिटी, क्या लिया है बच्चे? वेलोसिटी। रिएक्शन वेलोसिटी है वाई एक्सिस के ऊपर। अब जब हम धीरे धीरे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज करेंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी? अरे बोलो, इंक्रीज होगी। लेकिन एक टाइम के बाद में क्या ये बच्चे कांस्टेंट हो जाएगी? कांस्टेंट क्यों हो गई है आप मुझे बताओ? ये सेचुरेशन क्यों आ गया है? एक्चुअल में तो हम देखें तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होती जानी चाहिए, यानी वेलोसिटी और फास्ट होनी चाहिए। लेकिन एक टाइम के बाद में कि कांस्टेंट हो जाती है, तो इस कांस्टेंट होने का रीजन क्या है? क्या बच्चों ऑल एक्टिव साइट है वो एंजाइम की बीजी हो गई है? अब ऑल एक्टिव साइट बीजी हो गई है तो पर यूनिट टाइम में जितने वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बना सकती हैं वो एंजाइम क्या फुल एफिशिएंसी के साथ में वर्क कर रहा है? अगर फुल एफिशिएंसी के साथ में वर्क कर रहा है तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी? कांस्टेंट। हेलो, अब अगला पॉइंट जब आगे बात करें तो बच्चे इसकी वीमैक्स यानी मैक्सिमम वेलोसिटी अगर काउंट करनी है तो क्या कर सकते हैं? जहां पे इसने वीमैक्स अचीव किया क्या वो पॉइंट ये है? इस पॉइंट के ऊपर इसने क्या अचीव किया बच्चे? वीमैक्स, यानी ये इसकी क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी। अब चाहिए हम कितने ही सबस्ट्रेट ऐड कर दे, अब इससे ज्यादा रिएक्शन है, वेलोसिटी और वेलोसिटी इंक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? रीजन आपके सामने। क्यों? क्योंकि ऑल एक्टिव साइट क्या है? बीजी। अब बच्चों इस वीमैक्स इस वीमैक्स का हाफ अगर हमें कैलकुलेट करना है तो क्या वीमैक्स बाय 2 लिखेंगे उसको? अरे बोलो, और इसका वीमैक्स बाय 2 है, ये वीमैक्स बाय 2 इसका हाफ रहेगा, तो मैं इसका हाफ ले रहा हूं, ये क्या है बच्चे? वीमैक्स बाय 2। अब वीमैक्स बाय 2 है, ये हमने लाइन मारी तो ये क्या है? क्या इस बच्चों एंजाइम का वीमैक्स बाय 2 है। अब वीमैक्स बाय 2 तक हमें पहुंचने के लिए अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमें आइडेंटिफाइड करनी है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, वीमैक्स बाय 2 तक अचीव करने के लिए हमें जो रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो अगर कैलकुलेट करनी है तो क्या बच्चों ये रहेगी। यानी यहां से लेके यहां तक अगर हम इतनी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड करेंगे तो ये एंजाइम क्या वीमैक्स बाय 2 को अचीव करेगा? बच्चों किसी भी एंजाइम को वीमैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है उसको बोला जाता है केम कांस्टेंट। क्या बोला जाता है? केम कांस्टेंट। तो केम कांस्टेंट क्या होता है? ऊपर ध्यान दो सारे। किसी भी एंजाइम को वीमैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसका वो क्या है? केम कांस्टेंट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एंजाइम को वीमैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उस एंजाइम का वो क्या है बच्चे? केम कांस्टेंट। केम कांस्टेंट के बारे में बताने वाले साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है बच्चे मिशेल मेंसन। इन्होंने केम कांस्टेंट के बारे में बताया था और केम कांस्टेंट को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला भी बताया था, वो बताया था वीमैक्स बाय 2। अरे क्या बोला था? वीमैक्स बाय 2। यानी केम कांस्टेंट किसके इक्वल रहता है? वीमैक्स बाय 2 के। यानी वीमैक्स बाय 2 को अचीव करने के लिए जितनी रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है उसी को क्या बोलते हैं? केम कांस्टेंट। अब ऊपर ध्यान दे सारे, समझे इस पॉइंट को। जब बच्चों किसी एंजाइम को वीमैक्स बाय 2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है और एक एंजाइम को
Vmax/2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई है, तो बताइए कौन सा एंजाइम गुड, कौन सा एंजाइम बैड? बोलो। जिस एंजाइम को Vmax/2 अचीव करने के लिए लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड है, वो एंजाइम अपनी कैटालिटिक पावर रखता है ज्यादा। जो एंजाइम बच्चों Vmax/2 अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मोर रिक्वायर्ड रखता है, उस एंजाइम की कैटालिटिक पावर क्या होती है? लो। यस और नो? अब बच्चों ऐसे कैसे बोला हमने? अगर कोई एंजाइम Vmax/2 अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो रिक्वायर्ड रखता है, तो Vmax अचीव करने के लिए भी वो क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो रिक्वायर्ड रखेगा। अगर कोई एंजाइम Vmax/2 अचीव करने के लिए सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई रिक्वायर्ड रखता है, तो Vmax अचीव करने के लिए भी क्या उसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई चाहिए? अरे बोलो। अब देखो, कई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका केम कांस्टेंट होता है हाई। अगर केम कांस्टेंट हाई होता है तो क्या उसकी कैटालिटिक पावर लो होती है या हाई होती है? लो। कई एंजाइम ऐसे होते हैं जिनका केम कांस्टेंट होता है लो, यानी वो कम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर भी इफेक्टिवली काम कर सकते। जो बच्चों केम कांस्टेंट ज्यादा रखते हैं उनको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए होगी वर्क करने के लिए। हेलो। तो हम बोल सकते हैं कि केम कांस्टेंट है, ये केम कांस्टेंट किसके इनवर्सली होता है? क्या बच्चे कैटालिटिक पावर के इनवर्सली होता है? अरे बोलो। कैटालिटिक पावर के क्या रहेगा? इनवर्सली। आप लोगों ने पढ़ रखा है कि टर्नओवर नंबर है, वो टर्नओवर नंबर कैटालिटिक पावर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होते? अरे बोलो। यानी जितने ज्यादा टर्नओवर नंबर होंगे उतनी कैटालिटिक पावर क्या रहेगी? ज्यादा। ठीक है जी। अब अगर बात की जाए कि केम कांस्टेंट है वो कैटालिटिक पावर के क्या रहेगा? केम कैटालिटिक पावर जिसकी ज्यादा होगी उसका केम कांस्टेंट क्या होगा? कम। और जिसकी कैटालिटिक पावर ज्यादा होगी उसका केम कांस्टेंट क्या रहेगा बच्चे? कम। और जिसकी कैटालिटिक पावर कम होगी उसका अगर केम कांस्टेंट देखेंगे तो क्या रहेगा? ज्यादा। ठीक है जी। क्लियर है? ये आप लोगों को केम कांस्टेंट पहले नहीं बताया था, अब बताया। समझ में आ गया आपको? आगे नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो आता है इनहिबिटर्स। क्या आता है बच्चे? इनहिबिटर्स। अगर इनहिबिटर्स की बात करें तो इनहिबिटर्स, आवाज नहीं आ रही ऑनलाइन वाले? आ रही है ना? झूठ। नेक्स्ट इनहिबिटर्स। ये इनहिबिटर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझिए। वो केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं उनको क्या बोला गया बच्चे? इनहिबिटर्स। अब ये केमिकल सब्सटेंस कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन बच्चों जब हम इनहिबिटर्स को देखते हैं तो टू टाइप के इनहिबिटर्स अपने सामने आते हैं। एक तो इनहिबिटर है जिनको बोला जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, और दूसरे हैं जिनको बोला जाता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। पहला पॉइंट तो इनके नाम से पता चल रहा है कि कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? क्या कंपटीशन करने वाले? अरे बोलो। नॉन कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या है? विदाउट कंपटीशन के ही रिएक्शन को क्या कर रहे हैं? इनहिबिट। तो इनहिबिटर है, वो इनहिबिटर कितने टाइप के हैं बच्चे? टू टाइप के। एक तो कौन से है? कॉम्पिटिटिव। तो मैं फर्स्ट के बारे में बात कर रहा हूं और किसके बारे में बात कर रहा हूं? कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, यानी ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखता है, तो इसको बोला जाएगा बच्चे सबस्ट्रेट एनालॉग्स। अरे क्या बोला जाएगा? सबस्ट्रेट एनालॉग्स। यानी जो सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखेगा उसको क्या बोला जाएगा? सबस्ट्रेट एनालॉग्स। अब देखो, आप सभी जानते हो एंजाइम उस एंजाइम के एक्टिव साइट के ऊपर एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही आके बाइंड हो सकता है। अगर हर कोई सा सबस्ट्रेट आके बाइंड हो भी गया तो फिर वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, यानी एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही एंजाइम प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करते, एवरी सबस्ट्रेट को वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं करते। हेलो। अब मैंने आपके सामने एक एंजाइम बनाया है और इस एंजाइम के अंदर इस एंजाइम में बच्चों एक एक्टिव साइट दिखा रहा हूं। एक्टिव साइट कितनी है? एक। और इसका ये बच्चों आपके सामने मैंने बनाया है सबस्ट्रेट।
क्या बनाया है, सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ऐसे, किसे, ऐसे। अब सबस्ट्रेट के जैसी स्ट्रक्चर रखने वाला एक कंपाउंड और है, ये सबस्ट्रेट की जैसी स्ट्रक्चर रख रहा है, यानी स्ट्रक्चरली ये किसके सिमिलर है, सबस्ट्रेट के। तो इसको बोला जाएगा बच्चे सबस्ट्रेट एनालॉग्स। क्या बोला जाएगा, सबस्ट्रेट एनालॉग्स। तो ये सबस्ट्रेट एनालॉग है, क्या सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रख रहा है। यहां तक क्लियर है आपका। अब देखो, जब बच्चों ये सबस्ट्रेट एनालॉग अगर इस एंजाइम को इनिबिट करेगा तो यहां पे शर्त क्या है, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई है तो कभी भी सबस्ट्रेट एनालॉग एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो है और सबस्ट्रेट एनालॉग्स की कंसंट्रेशन हाई है तो फिर ये सबस्ट्रेट एनालॉग बच्चों कहां बाइंड होता है, एक्टिव साइट। मैंने बोला कि अभी कंडीशन में, अभी जो कंडीशन है उसके अंदर सबस्ट्रेट एनालॉग्स की कंसंट्रेशन क्या है, हाई, और सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है, लो। तो बताओ इस एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा, क्या सबस्ट्रेट एनालॉग्स। और जब सबस्ट्रेट एनालॉग्स बाइंड होगा तो क्या इस सबस्ट्रेट एनालॉग्स को ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा, नहीं, यानी ये एंजाइम अब वर्क नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो क्या किसी केमिकल से इनिबिट हो रहा है, और जब इनिबिट हो रहा है तो किससे हो रहा है, क्या सबस्ट्रेट के सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाले कंपाउंड से। तो इसको क्या बोल रहे हैं हम, सबस्ट्रेट एनालॉग्स। अब बच्चों जब ये इनिबिट हो गई रिएक्शन को, तो फिर इसको रिएक्शन को दोबारा में स्टार्ट कर सकते, डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे। फिर से डिपेंड करता है किसकी कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे। अगर बच्चे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को अब इंक्रीज करें और सबस्ट्रेट एनालॉग से हम कर दें हाई, यानी सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पहले क्या थी, कम, और सबस्ट्रेट एनालॉग्स की क्या थी, हाई। हाई थी तो सबस्ट्रेट एनालॉग्स यहाँ एक्टिव साइट के ऊपर आके बाइंड हुआ। लेकिन अब क्या करें, धीरे धीरे हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो क्या सबस्ट्रेट एनालॉग की कंसंट्रेशन कम होगी। जब कम हो जाएगी तो फिर सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट बच्चों इस सबस्ट्रेट एनालॉग्स को यहां से हटाएगा और खुद बाइंड हो जाएगा, रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टार्ट। अब आप बताओ ये जो रिएक्शन है इनिबिट होने के बाद में भी रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल। यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, वो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है, रिवर्सिबल। और जब भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बच्चों रिएक्शन को इनिबिट करते हैं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर। अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हाई है तो सबस्ट्रेट एनालॉग्स एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड नहीं हो पाएगा, और अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है तो क्या सबस्ट्रेट एनालॉग क्या एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होकर रिएक्शन को क्या इनिबिट कर देगा। अरे बोलो, ये समझ में आ गया पॉइंट। एग्जांपल लो फिर। आप लोगों ने बच्चे क्रेब्स साइकिल के अंदर एक एंजाइम पढ़ा होगा और उस एंजाइम का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बहुत बार बता चुका हूं इसके बारे में। एंजाइम का नाम क्या है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम क्या करता है, ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है, ये क्या बच्चे सक्सिनेट है, इस सक्सिनेट को फ्यूमेरेट में कन्वर्ट करता है। सक्सिनेट को किस में कन्वर्ट करता है, फ्यूमेरेट में, आप जानते हो सभी। अब बच्चों सक्सिनेट की सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाला एक कंपाउंड होता है और उस कंपाउंड का नाम है मेलोनेट। अरे क्या नाम है, मेलोनेट। तो ये मेलोनेट क्या सबस्ट्रेट एनालॉग्स है, अरे बोलो सबस्ट्रेट एनालॉग्स है। अब देखो मैं बोल रहा हूं क्रेब्स साइकिल रन हो रही है, लेकिन रन होते होते मेलोनेट और मेलोनेट की कंसंट्रेशन सक्सिनेट से क्या है, ज्यादा। अगर मेलोनेट की कंसंट्रेशन सक्सिनेट से ज्यादा है तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज की एक्टिव साइट के ऊपर क्या मेलोनेट बाइंड होगा, और अगर मेलोनेट बाइंड होगा तो फ्यूमेरेट फॉर्म नहीं होगा। क्या बच्चों इस एंजाइम को इनिबिटर ने इनिबिट कर दिया है। अब हम धीरे धीरे सक्सिनेट की कंसंट्रेशन को क्या करें, इंक्रीज। जब सक्सिनेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें तो क्या मेलोनेट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी। तो फिर ये सक्सिनेट है, इस मेलोनेट को हटाएगा एक्टिव साइड से और खुद बाइंड हो जाएगा सक्सिनेट, क्या फिर से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर अपने को इनिबिट होने के बाद में रिएक्शन इनिबिट होने के बाद में रिएक्शन को वापस स्टार्ट करना है तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या इंक्रीज करके देना पड़ेगा। अगर आप इंक्रीज करके नहीं दोगे तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी। क्लियर। अगला एग्जांपल,
कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का अगला जो आपको एग्जांपल मिल रहा है वो मिल रहा है बच्चे पाबा है, उस पाबा से बनता है फोलिक एसिड। क्या बनता है? फोलिक एसिड। पाबा क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। हेलो, क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बाबा नहीं है, पाबा है। क्या है? पाबा। पाबा, इस पाबा की फुल फॉर्म क्या है? पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। बच्चों, ये पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड है, ये क्या करता है? ये बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के अंदर पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड फोलिक एसिड का सिंथेसिस करवाता है। पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड एंजाइमस एंजाइम के ऊपर बाइंड होता है और ये आगे कन्वर्ट होता है किसके अंदर? फोलिक एसिड में। आप बोलोगे बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड का? बच्चों, बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड है, ये फोलिक एसिड मेटाबॉलिक रिएक्शन को करता है कंट्रोल। यानी जितनी भी बैक्टीरिया के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होती है उनको कंट्रोल करने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? फोलिक एसिड। तो क्या बैक्टीरिया की सेल के अंदर फोलिक एसिड सिंथेसिस होना जरूरी है? अरे बोलो, अगर जरूरी है तो पाबा बच्चे कंटिन्यूस फोलिक एसिड को बनाए, ये भी जरूरी है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? पाबा के सिमिलर एक ड्रग बना दी, और पाबा की सिमिलर जो ड्रग बनाई उस ड्रग का नाम बच्चे सल्फा ड्रग। क्या नाम है? सल्फा ड्रग। ये सल्फा ड्रग क्या है? सबस्ट्रेट एनालॉग। अरे क्या बच्चे? सबस्ट्रेट एनालॉग। और किसका सबस्ट्रेट एनालॉग है? पाबा का। अरे किसका है? पाबा का। ये पाबा जैसी स्ट्रक्चर रखता है, तो किसी को भी अगर फीवर होता है या फिर कोई और डिजीज होती है तो ये सल्फा ड्रग क्या है बच्चे? एंटीबायोटिक। क्या है? एंटीबायोटिक। डॉक्टर बोलता है कि आपको आफ्टर 6 आवर, एवरी आफ्टर 6 आवर क्या लेनी है? ये टेबलेट लेनी है। फिक्स टाइम पे ये टेबलेट लेनी है, आपको टाइमिंग में ज्यादा गैप नहीं देना है, ये बोलता है डॉक्टर कई बार, आपने ऑब्जर्व किया हो तो। लेकिन हम क्या करते हैं? एक दिन तो सही लेते हैं दवाई और दूसरे दिन नहीं लेते, तो फिर से क्या हो जाते हैं? बीमार। उसका रीजन क्या है? अगर सल्फर ड्रग हम लेंगे तो अपनी बॉडी के अंदर सल्फर ड्रग की क्या कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और बॉडी में क्या बैठा है? क्या बैक्टीरिया बैठा है? अरे बोलो, तो उस बैक्टीरिया के अंदर भी क्या सल्फर ड्रग की कंसंट्रेशन हाई होने लगेगी? पाबा की कंसंट्रेशन क्या हो गई? लो। अब जो एंजाइम, उस एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर क्या जाके बैठ जाएगा? सल्फर ड्रग। तो फिर फोलिक एसिड सिंथेसिस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो फिर बच्चों बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हो जाएगी? इनहिबिट। अगर मेटाबॉलिक रिएक्शन ही रुक गई तो बैक्टीरिया क्या हो जाएगा? डेड। यस और नो? लेकिन आपने अगर गलती से भी ड्रग नहीं ली, मेडिसिन नहीं ली, तो फिर क्या होगा? बॉडी के अंदर सल्फर ड्रग की कंसंट्रेशन वापस क्या होने लगेगी? कम। अगर कम होने लगेगी तो फिर क्या पाबा की कंसंट्रेशन हाई, वापस बच्चों पाबा एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बैठेगा और क्या फोलिक एसिड बनने लगेगा। और जब फोलिक एसिड बनने लगेगा तो बैक्टीरिया क्या वापस अलाइव कंडीशन में। इसीलिए बोला जाता है डॉक्टर जो भी इंस्ट्रक्शन देता है उसको प्रॉपर फॉलो करना चाहिए। एग्जाम्पल आपके सामने। हेलो, सुनिए, आपसे यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा? क्वेश्चन में ये बोलेगा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? क्या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे? कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्शन चलाता है रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल। दोनों पॉइंट क्लियर है। अगला पॉइंट, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के अंदर एग्जांपल क्या है? क्या बच्चे? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का अगर हम सबस्ट्रेट देखें तो क्या है? सक्सिनेट। इसका सबस्ट्रेट एनालॉग्स क्या है? मेलोनेट। ठीक है जी, तो याद रखना है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करने के लिए कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या होता है? मेलोनेट। अरे क्या होता है? मेलोनेट। सक्सिनेट क्या? मेलोनेट। आगे बात करें तो पाबा से जब फोलिक एसिड बनता है तो फोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करने के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रेस्पॉन्सिबल है? सल्फर ड्रग। क्लियर है पॉइंट? अब देखो, हम बच्चों यहां कंपैरिजन करना चाहते हैं कि अगर हम विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्शन चलाएं और विद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्शन चलाएं तो क्या कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, वो चेक करने जा रहे हैं। अगर ये देखना है तो हम बच्चों एक ग्राफ ले रहे हैं फिर से। इस ग्राफ के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर आप लोगों को मिलेगी वेलोसिटी। क्या मिलेगी? वेलोसिटी। और एक्स एक्सिस के ऊपर वही क्या मिलेगी? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब पहला जो ग्राफ ले रहे हैं विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर ले रहे, यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है? एब्सेंट। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगी और एक फाइनली जाके क्या कांस्टेंट हो जाएगी?
अरे बोलो, जहां पे बच्चे ये वीमेक्स अचीव कर रहा है उस पॉइंट को क्या हम वीमेक्स बोले? अरे क्या मैक्सिमम वेलोसिटी शो कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? वीमेक्स। अब इसका हाफ लेंगे तो क्या इसको वीमेक्स बाई 2 बोलेंगे? अरे बोलो, क्या बोला जाएगा? वीमेक्स बाई 2। और वीमेक्स बाई 2 अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, क्या उसको केम कांस्टेंट बोलेंगे? इस ग्राफ को मैंने नेम दिया है बच्चे, नेमिंग की, और इसको क्या बोला है? ए। ये ए ग्राफ कौन सा है? क्या ये विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का ग्राफ है या विद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर? विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। ठीक है जी, आगे। अब बच्चों विद कॉम्पिटिटिव इनिबिटर यानी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड है, तो क्या करना पड़ेगा? क्या सबसे पहले रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके देना पड़ेगा? अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके दोगे तभी वो सबस्ट्रेट एनालॉग से एक्टिव साइट से हटेगा और सबस्ट्रेट बाइंड होगा, तभी क्या रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो बच्चों स्टार्टिंग में ही हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को क्या किया? इंक्रीज करके दिया। अगर ग्राफ इधर है तो क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराऊं डिक्रीज कराऊं? इंक्रीज करके दिया। और जब इंक्रीज करके दिया तो एकदम से बच्चे जो सबस्ट्रेट एनालॉग्स था वो रिमूव हुआ एक्टिव साइट से और वहां पे क्या बाइंड हुआ? सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमने इंक्रीज करके दे दी तो क्या जो एंजाइम वो एंजाइम जल्दी से क्या वीमेक्स को अचीव करेगा? अरे बोलो, क्यों करेगा जल्दी से वीमेक्स को अचीव? क्यों? क्योंकि बच्चे उसको सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में क्या दे दी हमने? हाई। यस और नो? तो ये वीमेक्स है, वो वीमेक्स बच्चे विथ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, वो भी क्या सेम रहेगा? अरे बोलो, यानी वीमेक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो वीमेक्स बाई 2 के अंदर भी कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या केम कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा? बिल्कुल होगा। पहले तो आप बताओ, वीमेक्स है, उस वीमेक्स के अंदर कोई चेंज होगा? नो चेंज। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? केम कांस्टेंट। देखो, जब हम बच्चों विदाउट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर रिएक्शन रन कर रहे हैं तो क्या उसका वीमेक्स बाई 2 ये है, और जब विद करेंगे तब भी वीमेक्स तो क्या सेम है दोनों का? अगर वीमेक्स सेम है तो क्या वीमेक्स बाई 2 भी सेम ही होगा? अब वीमेक्स बाई 2 सेम है तो हम केम कांस्टेंट चेक करना चाहते हैं। केम कांस्टेंट चेक करेंगे तो देखो जरा, क्या विथ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जब हम केम कांस्टेंट देख रहे हैं तो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? इंक्रीज। तो जब भी हम कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है उन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की प्रेजेंस देखेंगे तो एंजाइम का केम कांस्टेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। रीजन क्या है? रीजन बताओ आप तो केम कांस्टेंट इंक्रीज होने का। आप बोलोगे सर कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, वो बातें तो ठीक है, एक एग्जैक्ट रीजन बताओ मुझे कि ये केम कांस्टेंट इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके देना पड़ रहा है। क्यों इंक्रीज करके देना पड़ रहा है? क्योंकि एंजाइम की एक्टिव साइड से कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को हटाना है और किसको बाइंड करना है? सबस्ट्रेट को। इसलिए केम कांस्टेंट क्या हो जाएगा बच्चे? इंक्रीज। क्लियर? आगे। और नेक्स्ट आता है बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। क्या आता है? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर आपको बच्चों 2 टाइप के मिलेंगे। एक तो होंगे इरिवर्सिबल और एक रहेंगे बच्चे रिवर्सिबल। दोनों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। यानी ये एक ऐसा इनिबिटर है,
अगर एक बार एंजाइम पे बाइंड हो गया तो फिर ये एंजाइम कभी भी फ्यूचर के अंदर वर्क नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या इसको बच्चे रिवर्सिबल बोले या इरिवर्सिबल बोले? इरिवर्सिबल। एंजाइम के अंदर एक साइट होती है जिस साइट के ऊपर बच्चे सबस्ट्रेट बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस साइट को क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। अदर देन एक्टिव साइट भी एंजाइम के अंदर साइट प्रेजेंट रहती है, और अदर देन जो एक्टिव साइट होती है उस साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। क्या बोला जाता है? एलोस्टेरिक साइट। मैं बोल रहा हूं इस एंजाइम, आपके सामने एक एंजाइम है और उस एंजाइम के पास में ये एक साइट है और ये बच्चों दूसरी साइट है, यानी इसके पास कितनी साइट नजर आ रही है? 2। ये जो साइट है, इस साइट के ऊपर सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट बाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो बताओ इस साइट को क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट। तो इसको क्या बोला जाएगा? एक्टिव साइट। अब बच्चों ये एक साइट और है, इस साइट के ऊपर कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता, तो क्या ये अदर देन एक्टिव साइट है? और जो एंजाइम पे अदर देन एक्टिव साइट होती है उस साइट को बोला जाता है एलोस्टेरिक साइट। अरे क्या बोला जाएगा? एलोस्टेरिक साइट। अब बच्चों इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, वो क्या करता है? एंजाइम उस एंजाइम के ऊपर बाइंड होता है, ना तो बच्चे एक्टिव साइट के ऊपर ना ही एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, यानी एंजाइम की किसी साइट के ऊपर बाइंड नहीं होता। ये एंजाइम पे कहीं पे भी बाइंड हो सकता है। तो मैंने बोला ये एंजाइम है, इस एंजाइम पे यहां पे बाइंड हुआ, ये क्या है? क्या बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव इरिवर्सिबल इनहिबिटर है? अरे बोलो यहां पे बाइंड हुआ और बाइंड होके क्या करेगा? आप जानते हो एंजाइम और एंजाइम किससे बने हुए? प्रोटीन से। और प्रोटीन से बने हुए हैं तो प्रोटीन के अंदर सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड भी होते हैं, और जब सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड होते हैं तो जब वो बॉन्डिंग करते हैं सल्फर और हाइड्रोजन के बिटवीन, तो उन बॉन्ड को क्या सल्फा हाइड्रिल बॉन्ड बोला जाता है? पढ़ रखा आपने, क्या बोला जाता है? सल्फा हाइड्रिल बॉन्ड। अब जो सल्फर और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्डिंग है इस एंजाइम के अंदर, उस सल्फर और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्डिंग को ये बच्चे क्या कर देता है? ब्रेक। अगर ब्रेक कर देगा तो बताओ इस एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट के अंदर क्या परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे? अरे बोलो परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। अगर बच्चों एक्टिव साइट के अंदर परमानेंट चेंज आ रहे तो क्या ये एंजाइम फ्यूचर के अंदर वर्क कर पाएगा? नहीं, यानी ये फ्यूचर के अंदर फिर कभी वर्क नहीं कर पाएगा। तो जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऐसा बाइंड हो कि एंजाइम उस एंजाइम की अंदर प्रेजेंट सल्फर और हाइड्रोजन के बिटवीन बॉन्डिंग को ब्रेक करता हो, तो एंजाइम उस एंजाइम के अंदर परमानेंट चेंजेस आ जाते, फिर ये एंजाइम फ्यूचर के अंदर वर्क नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता है तो ये बच्चों एंजाइम रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इरिवर्सिबल। और ये नॉन कॉम्पिटिटिव है तो क्या बोला जाएगा? इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ठीक है जी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल आप लोगों को पहले ही बता रखा है, और वो है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। नाम सुना है क्या? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज है, इसके ऊपर बच्चों एक बाइंड होता है साइनाइड। क्या बाइंड होता है? साइनाइड। जब साइनाइड बाइंड होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज पे, तो ना तो बच्चों एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड होता है और ना ही एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड होता है। तो फिर कहां बाइंड होगा? अदर देन एक्टिव और एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड होगा, यानी दोनों साइट के ऊपर बाइंड नहीं होगा, कहीं पे भी बाइंड हो जाएगा। और ये साइनाइड साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज के अंदर प्रेजेंट सल्फा हाइड्रिल बॉन्ड को क्या कर देता है? ब्रेक। अगर ब्रेक कर देगा तो बच्चों एंजाइम उस एंजाइम के अंदर क्या परमानेंट चेंजेस आ गए? अगर परमानेंट चेंजेस आ गए तो ये एंजाइम वर्क नहीं करेगा। अगर नहीं करेगा तो आप जानते हो कॉम्प्लेक्स नंबर 4 के अंदर कौन रहता है? साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। तो फिर कॉपर और कॉपर से आगे साइटोक्रोम एक के पास में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, क्योंकि उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कौन करवाता है? सी ऑक्सीडेज। और अगर साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज ही नहीं रहा तो इलेक्ट्रॉन आगे नहीं जाएंगे और सिस्टम में इलेक्ट्रॉन फंस जाएंगे, रेस्पिरेशन स्टॉप होगा और ऑर्गेनिज्म की क्या हो जाएगी? डेथ। हेलो, आगे बच्चों नेक्स्ट आता है, वो आता है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या आता है? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ध्यान से सुनना इसके बारे में। पहली बात तो इनको नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों बोला गया? क्या ये बच्चे, हमने इसके बारे में बात की तो क्या इस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ में कंपटीशन कर रहे हैं? यानी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर
सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते। लेकिन क्या कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करते? अरे बोलो। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के अंदर सेकंड, और सेकंड कौन सा है? रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बच्चों जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होते हैं ये एलोस्ट्रिक इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? एलोस्ट्रिक इनहिबिटर। एलोस्ट्रिक इनहिबिटर का मतलब क्या है? ये एलोस्ट्रिक साइट के ऊपर बाइंड होके एंजाइम को करते हैं इनहिबिट। कैसे करते समझिए। ये आपके सामने मैंने बच्चे एक एंजाइम बनाया। इस एंजाइम के अंदर ये साइट है, इसको बोलेंगे एलोस्टिक साइट, और ये साइट है, इसको बोल रहे हैं एक्टिव साइट। आप जानते हैं एक्टिव साइट के ऊपर क्या सबस्ट्रेट बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन एलोस्टिक साइट के ऊपर कभी भी सबस्ट्रेट बाइंड होकर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। अब बच्चों इसकी एलोस्टिक साइट के ऊपर कोई ऐसा इनहिबिटर बाइंड हुआ है जो रिएक्शन को क्या कर रहा है? इनहिबिट। अरे क्या कर रहा है? इनहिबिट। इनहिबिट कैसे करेगा वो समझना है। ये आपके सामने एंजाइम है, नजर आ रहा है सभी को? ऑनलाइन वालों को भी आ रहा है? ये बच्चों एंजाइम है, और इस एंजाइम की है एक्टिव साइट, और यहां पर इसके पीछे क्या है? एलोस्टिक साइट। इस एलोस्टिक साइट के ऊपर इनहिबिटर बाइंड हुआ है। क्या बाइंड हुआ है? इनहिबिटर। तो यहाँ पे ये इनहिबिटर बाइंड हो गया। क्या बाइंड हो गया? इनहिबिटर। ये इनहिबिटर बाइंड होके ये जो एंजाइम है इस एंजाइम की स्ट्रक्चर के अंदर कर देता है चेंजेस। यानी यहां से जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसको पकड़ेगा और खींचेगा। अगर खींचेगा तो क्या एक्टिव साइट, उस एक्टिव साइट के अंदर चेंजेस हो गए? अरे बोलो। अगर चेंजेस हो गए तो यहाँ पे सबस्ट्रेट को लाई एक्टिव साइट के ऊपर, सबस्ट्रेट लाए, सबस्ट्रेट तो आ गया, लेकिन क्या बच्चों एक्टिव साइट, उस एक्टिव साइट के अंदर अल्ट्रेशन हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इधर से क्या पॉलीपेप्टाइड चेन को पकड़ रखा है। अगर पॉलीपेप्टाइड चेन को पकड़ रखा है तो इसके अंदर अल्ट्रेशन नहीं हो पाएंगे, तो बच्चे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बन पाएगा। अगर नहीं बन पाएगा तो सबस्ट्रेट और सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। बताओ रिएक्शन इनहिबिट हुई या रिएक्शन कंटिन्यूअस रन हो रही? इनहिबिट। ठीक है जी। तो फिर जो रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड होकर, उनको बोला जाता है नेगेटिव मॉड्यूलेटर। क्या बोला जाता है बच्चे? नेगेटिव मॉड्यूलेटर। तो जो रिएक्शन को इनहिबिट करेंगे एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड होके उनको क्या बोलेंगे बच्चे? नेगेटिव मॉड्यूलेटर। अब देखो एक ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो एलोस्टिक साइट पे बाइंड होके रिएक्शन को रन करने में क्या करते हैं? हेल्प। अब देखो हमने क्या किया, जो इनहिबिटर था उसको हटा दिया, तो इनहिबिटर को हटाने के बाद में एलोस्टिक साइट के ऊपर एक ऐसा कंपाउंड आके बाइंड हुआ जो रिएक्शन को रन करने में क्या कर रहा है? हेल्प। कैसे? जैसे यहां पे बच्चों एक्टिव साइट के ऊपर बाइंड हुआ सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बाइंड हो गया लेकिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन पा रहा है, तो वो जो एलोस्टिक साइट पे कंपाउंड बाइंड हुआ था वो क्या करेगा? इस स्ट्रक्चर के अंदर अल्ट्रेशन करवाएगा, और अल्ट्रेशन करवा के एंजाइम और सबस्ट्रेट के बिटवीन टाइट कॉम्प्लेक्स बनवाएगा। अगर टाइट कॉम्प्लेक्स बनवा रहा है तो क्या रिएक्शन को रन करने में हेल्प कर रहा है? यानी एलोस्टिक साइट के ऊपर एक तो कंपाउंड ऐसा बाइंड होता है जो रिएक्शन को इनहिबिट करता है, और दूसरा कंपाउंड ऐसा बाइंड होता है जो रिएक्शन को रन करता है। तो अगर जो रिएक्शन को रन कर रहा है तो उसको क्या बोला जाए? उसको बोला जाता है पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। अरे क्या बोला जाएगा? पॉजिटिव मॉड्यूलेटर। तो बताओ क्या एलोस्टिक साइट के ऊपर टू टाइप के मॉड्यूलेटर बाइंड होते हैं? एक तो कौन सा होगा? नेगेटिव, और दूसरा कौन सा होगा? पॉजिटिव। ठीक है जी। अरे क्लियर है? नेगेटिव मॉड्यूलेटर तो क्या करेंगे? क्या रिएक्शन को इनहिबिट करेंगे, और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या करेंगे? क्या रिएक्शन को रन करने में हेल्प करेंगे। अब ध्यान से सुनो, इधर ध्यान दो। जिनको नींद आ रही है पानी पी लो, सुबह सुबह नींद निकाल रहे। अब देखो यहां पर अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड हो गया, क्या बाइंड हो गया? नेगेटिव, और इस नेगेटिव मॉड्यूलेटर को एलोस्टिक साइड से हटा दिया जाए, नेगेटिव मॉड्यूलेटर को अगर इस एलोस्टिक साइड से हटा दिया जाए और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर को अटैच कर दिया जाए, तो क्या रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी? तो ये जो रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, तो रिवर्सिबल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये इनहिबिटर बाइंड होने के बाद में अगर इन इनहिबिटर को हटा देंगे तो रिएक्शन वापस क्या हो जाती है? स्टार्ट। इसलिए क्या बोला गया है? रिवर्सिबल। ठीक है जी। इसके एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल से वो है इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना है। देखो आपने तो आज तक नहीं पूछा लेकिन मैं ही बता रहा हूं आपको।
जब आप लोगों को ग्लाइकोलिसिस पाथवे पढ़ाई थी तो मैंने बोला था स्टेप फर्स्ट, स्टेप थर्ड और स्टेप 10 है वो इरिवर्सिबल होती है। बोला था, किसी ने भी आप में से ये नहीं पूछा कि ये स्टेप इरिवर्सिबल क्यों होती। आपने नहीं, ऑनलाइन वालों ने भी नहीं पूछा कि फर्स्ट, थर्ड और 10 स्टेप वो इरिवर्सिबल क्यों होती। बताता हूं मैं। ये स्टेप इरिवर्सिबल इसलिए होती है कि रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की स्टेप को ये स्टेप करती है कंट्रोल। रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन की स्पीड को ये स्टेप क्या करती है? कंट्रोल। कौन कौन सी स्टेप है जो रेस्पिरेशन की स्पीड को कंट्रोल करती है? फर्स्ट, थर्ड एंड 10। सबसे पहले स्टार्टिंग करें थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप है, थर्ड स्टेप के ऊपर क्या प्रेजेंट रहता है? क्या एक एंजाइम रहता है? उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। यस और नो? एंजाइम का नाम क्या है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को शॉर्ट में बोला जाता है पीएफके। यस और नो? और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को बोला जाता है पेसमेकर एंजाइम। क्या बोला जाता है? पेसमेकर एंजाइम। ये पेसमेकर क्यों बोला जाता है? आज आपको रीजन बताऊंगा इसका। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के पास में एक बच्चों एलोस्टिक साइट है और एक क्या है? एक्टिव साइट। समझने के लिए ले रहे, इसके अंदर एलोस्टिक साइट भी प्रेजेंट रहती और एक्टिव साइट भी प्रेजेंट रहती। मैंने बोला कि अपनी सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन बहुत फास्ट चल रहा है, लेकिन बॉडी की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है वो है बहुत कम। अगर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कम है और बच्चों रेस्पिरेशन फास्ट चल रहा है तो क्या एटीपी और एटीपी सेल के अंदर एक्यूमुलेट होने लगेंगे? अरे बोलो। और एटीपी अगर एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो एटीपी को तो लॉन्ग टाइम तक स्टोर करके नहीं रख सकते। थोड़े टाइम में एटीपी ब्रेक हो जाएंगे और ब्रेक हो जाएंगे तो एनर्जी और हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, क्योंकि हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, तो फिर एटीपी को यूज में नहीं ले पाएंगे। जब एटीपी ब्रेक हो जाएगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी क्या होती रहेगी? लॉस। तो अब उस एनर्जी लॉस हो रही है, उसको क्या करना है? बचाना है। अगर बचाना है तो रेस्पिरेशन की स्पीड को क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल। और ये कंट्रोल करने का काम कौन करता है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। जब भी बच्चों सेल और सेल के अंदर एटीपी की कंसंट्रेशन हाई होने लगती है तो फिर इस एंजाइम के एलोस्टिक साइट के ऊपर एटीपी आके बाइंड हो जाता है। क्या बाइंड हो जाता है? एटीपी। एटीपी आके बाइंड हो जाता है और एटीपी जब बाइंड हो जाएगा इसके एलोस्टिक साइट के ऊपर तो फिर इसकी एक्टिव साइट है, उस एक्टिव साइट के अंदर कर देगा बच्चे चेंजेस। अगर चेंजेस कर देगा तो क्या ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। मतलब ये एटीपी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है, इसका क्या नेगेटिव मॉड्यूलेटर है? अरे बोलो। अब बच्चों धीरे धीरे रेस्पिरेशन है, जब हमने स्टेप नंबर थर्ड है उसको कंट्रोल कर लिया तो स्टेप नंबर थर्ड के बाद में जो स्टेप है वो क्या स्लो चलने लगी है? अरे बोलो। स्लो क्यों चलने लगी? क्योंकि ऊपर से जो आ रहा था सबस्ट्रेट वो क्या हो गया है? बंद। अगर बंद हो गया तो नीचे वाली स्टेप क्या हो गई है? स्लो। अगर स्लो हो गई है तो अब धीरे धीरे एटीपी बनेंगे। अब धीरे धीरे जब एटीपी बनेंगे तो जो एटीपी कंज्यूम होते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर वो एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे, और जब एटीपी कंज्यूम हो जाएंगे तो फिर लास्ट में एटीपी कहां बचेगा? क्या फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम के एलोस्टिक साइट पे। उस एटीपी को भी यहां से वापस निकालेंगे। जब एटीपी को वापस निकालेंगे तो यहां से हमने एलोस्टिक साइट को क्या खाली कर दिया है, और जब खाली किया तो यहां पर एक बच्चे कंपाउंड बाइंड होता है, वो तो या तो होता है एएमपी या फिर होता है बच्चे एडीपी। ये एडीपी और एएमपी जब इस एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड हो जाते हैं तो फिर से इसकी एक्टिव साइट को बना देते हैं बच्चे सही, और सही बना देंगे तो क्या यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनने लगेगा? अरे बोलो। तो रिएक्शन और रिएक्शन वापस स्टार्ट होगी। तो रिएक्शन को वापस स्टार्ट करने में हेल्प कौन कर रहा है? क्या एएमपी और एडीपी। और ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक साइड के ऊपर बाइंड होके क्या रिएक्शन को रन करने में हेल्प कर रहे हैं? तो बताओ इनको पॉजिटिव मॉड्यूलेटर बोला जाए या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो याद रखना है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम का नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या है? एटीपी। और पॉजिटिव मॉड्यूलेटर क्या है? एएमपी या फिर एडीपी। अरे क्लियर? हेलो। अगर स्टेप नंबर थर्ड है, उस स्टेप नंबर थर्ड को हमने कंट्रोल कर दिया तो ऊपर तो अभी भी रिएक्शन चल रही है। ऊपर कहां पे बच्चे? सेकंड और फर्स्ट स्टेप क्या कंटिन्यूस चल रही है? और अगर फर्स्ट स्टेप चल रही है तो क्या ग्लूकोज से कंटिन्यूस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाते जा रहे हैं? अरे बोलो।
और अगर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कंटिन्यूस बन रहा है तो आप बोलोगे रिवर्सली क्या बना दो, ग्लूकोज वापिस, क्योंकि आगे तो कंपाउंड बनेगा नहीं, ग्लूकोज वापिस नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि स्टेप क्या है, इरिवर्सिबल है। तो फिर हमें उस स्टेप को भी क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल। और उस स्टेप को कंट्रोल करने के लिए वहां पर कौन बैठा रहता है, हेक्सोकाइनेज। अरे कौन रहता है, हेक्सोकाइनेज। क्या बच्चों फर्स्ट स्टेप के अंदर जो एंजाइम यूज में आता है उस एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज है? अरे बोलो, हेक्सोकाइनेज। अब देखो हेक्सोकाइनेज कैसे कंट्रोल करता है। जब स्टेप नंबर 3 है, उस स्टेप नंबर 3 से रेस्पिरेशन को हम कंट्रोल कर देंगे। तो पूरा का पूरा एक्चुअल में जो रेस्पिरेशन कंट्रोल होता है वो कौन सी स्टेप से होता है, 3 से। इसीलिए इस एंजाइम को क्या बोला जाता है, पेसमेकर। अरे क्या बोला जाता है, पेसमेकर। पूरे के पूरे हार्ट को कंट्रोल करने वाला कौन होता है, क्या हार्ट का पेसमेकर। यहाँ पे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने वाला कौन है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसलिए इसको क्या बोल दिया जाता है, पेसमेकर। अब जब हमने स्टेप नंबर 3 को कंट्रोल किया तो क्या ऊपर बच्चों इस स्टेप से ऊपर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की क्या ज्यादा कंसंट्रेशन होने लगी? अरे बोलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा कैसे होने लगी? फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, आगे रिएक्शन नहीं चल रही है तो आइसोमरेज एंजाइम वापिस फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा तो क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन सेल के अंदर इंक्रीज होने लगेगी। और आपने अगर कंटिन्यूस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की तो फिर ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल से कहां चला जाएगा, बाहर। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चे, रिसेप्टर। वो रिसेप्टर क्या करते, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को सेल और सेल से बाहर भेज देंगे। अगर सेल से बाहर भेज देंगे तो क्या सेल के लिए बड़ा लॉस है? अरे बोलो, जिस सेल के अंदर चल रहा है उस सेल के लिए तो बड़ा ही लॉस है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट चला गया तो। अब उसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, कन्वर्जन को रोकना पड़ेगा ग्लूकोज के। और ग्लूकोज के कन्वर्जन को रोकना है तो फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम अपने ही प्रोडक्ट का यूज करता है। और हेक्सोकाइनेज एंजाइम का प्रोडक्ट क्या है, क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। जब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड होता है। और एलोस्टिक साइट पे बाइंड होने पे बच्चे ये हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एक्टिव साइट के अंदर क्या कर देता है, चेंजेस। बताओ, क्या इस हेक्सोकाइनेज एंजाइम का नेगेटिव मॉड्यूलेटर क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है? अरे बोलो, और ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज एंजाइम का क्या प्रोडक्ट है? अरे बोलो, तो हेक्सोकाइनेज एंजाइम क्या प्रोडक्ट से इनिबिट हो रहा है? अरे किससे इनिबिट हो रहा है, प्रोडक्ट से। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्या बच्चों इसको बोल सकते हैं प्रोडक्ट इनिबिशन। क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट इनिबिशन। इसी को बोला जाता है बच्चे फीडबैक इनिबिशन। क्या बोला जाता है, फीडबैक इनिबिशन। और इसी को बोला जाता है रिट्रो इनिबिशन। अगर कोई एंजाइम और एंजाइम अपने प्रोडक्ट से इनिबिट हो रहा है तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट इनिबिशन। उसी को क्या बोला जाएगा, फीडबैक इनिबिशन। उसी को क्या बोला जाएगा, रिट्रो इनिबिशन। क्लियर है? अब बच्चों जब हम इधर ध्यान रखें सारे, जब हम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है उससे उसकी एलोस्टिक साइड से एटीपी हटा के एएमपी बाइंड कर देंगे तो क्या रिएक्शन स्टार्ट होगी। और रिएक्शन स्टार्ट हुई तो फिर क्या फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि इसकी एक्टिव साइट के ऊपर क्या बाइंड होगा, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट की डिमांड बढ़ेगी तो फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब जब बच्चों सारे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बने हुए थे वो यूज में आ जाएंगे तो लास्ट में एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या अभी हेक्सोकाइनेज एंजाइम की एलोस्टिक साइट पे बाइंड है, उसको भी लिया जाएगा। उसको हटा लिया तो क्या ये एलोस्टिक साइट फ्री होगी? अगर फ्री हो जाती है तो यहां पर बाइंड होता है बच्चे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। क्या बाइंड होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। और ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाइंड होके हेक्सोकाइनेज है उस हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी को वापस स्टार्ट कर देता है। तो क्या ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज का बच्चों एक्टिवेटर है? अरे क्या ये एक्टिवेटर है? और बच्चों इसका इनिबिटर क्या है? अरे बोलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अरे क्लियर? अब बताओ मुझे, जब ग्लाइकोलिसिस पाथवे चल रही है तो उसके अंदर स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 10 है, उसका क्या इंपॉर्टेंस है? क्या वो पूरे के पूरे रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रही है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल कैसे करें, स्पीड को कंट्रोल कर रही है
और ये एंजाइम जो प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, ये एंजाइम क्या करते हैं, स्पीड को पूरी की पूरी को क्या करते हैं, कंट्रोल। तो याद रखना है इरिवर्सिबल इसलिए बनाई जाती है ताकि एंजाइम है वो एंजाइम रेस्पिरेशन की स्पीड को क्या कर सके, कंट्रोल। अरे ठीक है। अब अगला पॉइंट, यहां पर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या कर रहा है, क्या हेक्सोकाइनेज एंजाइम के लिए वो नेगेटिव मॉड्यूलेटर है? अरे बोलो, आप तो मुझे बताओ हेक्सोकाइनेज और फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये दोनों के दोनों क्या इनके एलोस्टिक साइट के ऊपर इनिबिटर बाइंड होके इनिबिट कर रहा है? तो ये दोनों किसके एग्जांपल है, क्या एलोस्टिक इनिबिटर के? अरे किसके हैं, एलोस्टिक इनिबिटर। अब देखो एक के अंदर आप लोग देखोगे तो एलोस्टिक साइट के ऊपर प्रोडक्ट बाइंड होके इनिबिट कर रहा है और दूसरे के अंदर प्रोडक्ट बाइंड होके इनिबिट नहीं कर रहा। तो स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप लोगों को बताना है कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। सुनो ध्यान से, ऑल एलोस्टिक इनिबिटर्स आर फीडबैक इनिबिटर। all allosteric inhibitors are feedback inhibitor। false या true? false। मैंने बोला all allosteric inhibitors are feedback। feedback का मतलब क्या, प्रोडक्ट से इनिबिट होने वाले? सारे के सारे प्रोडक्ट से इनिबिट नहीं होते। क्या ये प्रोडक्ट से इनिबिट होता है? नहीं। अगला पॉइंट, all feedback inhibitors are allosteric inhibitor। all feedback inhibitors are allosteric inhibitor, यानी जितने भी प्रोडक्ट से इनिबिट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एलोस्टिक इनिबिटर। क्लियर है पॉइंट? आप तो मुझे बताओ, जब हमने रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर पढ़ा तो यहां पर क्या सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर ये इनिबिटर डिपेंड कर रहा है? कहीं पे भी डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम बोलेंगे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करने वाला इनिबिटर है वो कौन सा है, कॉम्पिटिटिव। नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है जी, क्लियर? आगे आगे हम बच्चों कंपैरिजन करना चाह रहे हैं कि एक तो हम नॉर्मल ग्राफ ले यानी विदाउट इनिबिटर, और दूसरा ग्राफ ले विद नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर के साथ में जिस एंजाइम का ग्राफ लेंगे वो रिवर्सिबल होगा या इरिवर्सिबल होगा? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल तो एक बार बाइंड हो गया तो फिर फ्यूचर के अंदर वो वर्क ही नहीं करेगा, तो इसका तो ग्राफ लेने की जरूरत ही नहीं। हम ग्राफ लेंगे किसका बच्चे, रिवर्सिबल का। और रिवर्सिबल का ग्राफ लेके समझ रहे हैं तो इसको हटाना पड़ेगा। बोलो हटा दे, अरे बोलो हटा दे। ये इधर है बच्चे, वाई एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी और एक्स एक्सिस के ऊपर है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहले विदाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर हम एंजाइम उस एंजाइम की एक्टिविटी देखने जा रहे हैं। जब हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो एंजाइम उस एंजाइम की वेलोसिटी भी क्या इंक्रीज होगी, लेकिन एक टाइम पीरियड तक, बाद में जाके क्या कांस्टेंट हो जाएगी, क्या सेचुरेट हो जाएगी? रीजन क्या है, क्या एंजाइम उस एंजाइम की ऑल एक्टिव साइट बिजी हो जाएगी? ठीक है जी। ये बच्चे जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम नाम दे रहे हैं ए ग्राफ दे रहे हैं। तो ये किसका ग्राफ है, ए? बताइए, विद नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर या विदाउट? विदाउट। और इसका हम वीमेक्स देखेंगे तो क्या अप्रोक्सीमेट ये भी इसका वीमेक्स होगा? अरे बोलो, अगर इसका वीमेक्स बाई 2 निकालना है तो बताओ क्या वीमेक्स बाई 2 ये रहेगा? ये इसका क्या है बच्चे, वीमेक्स बाई 2। अगर वीमेक्स बाई 2 निकाल लिया तो वीमेक्स बाई 2 अचीव करने के लिए
रिक्वायर्ड सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन निकालनी है तो क्या वो केएम कांस्टेंट होगा? ये इसका क्या है? केएम कांस्टेंट। अब बच्चों हम क्या कर रहे हैं, अगला जो हम ले रहे हैं एंजाइम, उस एंजाइम के ऊपर एलोस्टिक साइट के ऊपर बाइंड है बच्चे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यानी नेगेटिव मॉड्यूलेटर। अगर नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड है तो क्या हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करके क्या नेगेटिव मॉड्यूलेटर को हटा सकते? बताऊं क्या अभी? कभी नहीं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने से नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। तो क्या ये अपने आप ही हटेगा जब हटना होगा, और अपने आप ही हटेगा और फिर ही क्या होगी? रिएक्शन स्टार्ट। बच्चों हमने बोला कि ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है वो एक एलोस्टिक साइड से हटा और फिर रिएक्शन स्टार्ट हुई, और रिएक्शन स्टार्ट हुई तो फिर हमने आगे देखा तो बच्चे इसका ग्राफ है, ये ग्राफ कुछ ऐसा था। अगर ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा है तो इस ग्राफ को मैं नाम दे रहा हूं बच्चे बी। तो बी ग्राफ किसका है बताओ जरा? अरे बी ग्राफ किसका है? क्या विथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर? अब इसका हम वीमेक्स देखना चाहे तो किसका, इसका क्या वीमेक्स ये रहेगा? तो क्या वीमेक्स है वो वीमेक्स बच्चों क्या डिक्रीज हो रहा है? तो यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रही बात कि वीमेक्स क्यों डिक्रीज हो रहा है। हमने एलोस्टिक साइड से नेगेटिव मॉड्यूलेटर को बैठा दिया तो ये फुल एफिशिएंसी के साथ में वर्क करना चाहिए, और जो विदाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है उसके इक्वल इसका क्या होना चाहिए? वीमेक्स। एक्चुअल में उसके इक्वली वीमेक्स होना चाहिए, लेकिन इसका तो वीमेक्स क्या हो रहा है? डिक्रीज। रीजन क्या है बता सकता है कोई? रिएक्शन स्टॉप करने से कोई मतलब नहीं, हम हटा रहे, हटाने के बाद में रिएक्शन ले रहे। छोड़ो, समझो, नहीं पहुंच पाओगे वहां तक, मैं बताता हूं बच्चे। मैंने बोला कि एक एंजाइम है, इस एंजाइम के पास में 100 एक्टिव साइट है। कितनी एक्टिव साइट? 100 एक्टिव साइट है, और इसकी एलोस्टिक साइट के ऊपर नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड हुआ। नेगेटिव मॉड्यूलेटर बाइंड होगा तो क्या इसकी एक्टिव साइट को ये बिगाड़ेगा? अरे यस और नो? अगर एक्टिव साइट उस एक्टिव साइट को बिगाड़ेगा तो टेम्परेरी बिगाड़ता है, परमानेंटली नहीं। लेकिन कुछ एक्टिव साइट के अंदर परमानेंटली चेंजेस हो जाते, जैसे 100 एक्टिव साइट थी उनमें से 10 एक्टिव साइट और परमानेंटली क्या हो गए उनके अंदर चेंजेस, तो क्या वो 10 एक्टिव साइट वर्क करेगी? फिर नहीं। यानी उन 10 एक्टिव साइट से हम फिर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। पहले तो क्या 100 सबस्ट्रेट से 100 प्रोडक्ट बना रहे थे, अब अपने पास एक्टिव साइट कितनी बची है? 90। तो क्या 90 सबस्ट्रेट से 90 प्रोडक्ट बना पाएंगे? बताओ उसके वीमेक्स में क्या डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? डिक्रीज। इसीलिए आप लोगों को वीमेक्स है वो वीमेक्स विथ नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैसा नजर आएगा? डिक्रीज। अरे ठीक है। अब देखो अगर बच्चों वीमेक्स डिक्रीज हो गया तो क्या वीमेक्स बाई 2 भी कम होगा? अरे बोलो। और मैं बोला कि इसका वीमेक्स बाई 2 ये है, ये Vmax बाई 2 है, तो बताओ केम कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज हुआ? केम कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तो हम बोलेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर अगर रहेगा तो Vmax और Vmax क्या हो जाता है? डिक्रीज। लेकिन केम कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। आप बताओ बच्चों केम कांस्टेंट में चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो सीधा याद रखना, जब हम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर लगाएंगे तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की प्रेजेंस में एंजाइम का केम कांस्टेंट क्या हो जाता है? इंक्रीज। लेकिन वीमेक्स के अंदर कोई चेंज नहीं होता। केम कांस्टेंट इंक्रीज क्यों हो जाता है उसके पीछे रीजन आप जानते हो, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इसलिए केम कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन उसका वीमेक्स है वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि नेगेटिव मॉड्यूलेटर कुछ एक्टिव साइट को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। अगर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगी कुछ एक्टिव साइट तो एंजाइम की एक्टिविटी के अंदर क्या हो जाएगा बच्चे? डिक्रीज। हेलो, अरे क्लियर? इसी के साथ एंजाइम होता है कंप्लीट। जब आप आगे जाओगे मॉड्यूल में, बढ़ो आगे, निकालो पेज। हाँ जी, यही पेज नंबर 16। यहाँ पे आपको एक पेज के ऊपर थ्योरी मिल रही है, मिल रही है। ऑनलाइन वाले भी सुने, ये थ्योरी, इस थ्योरी को खुद को पढ़ना है और जो भी डाउट हो वो पूछ लेना है।
ठीक है जी, अगली हेडिंग डालिए, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ये हटा दूं, बोलो, ये तो हटा दूं, बता देंगे बता देंगे, बता, टेंशन मतलब मेरे दिमाग में है वो, जिस दिन एक्सरसाइज डिस्कशन होगा उस दिन, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। बच्चों, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्लांट बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है? अगर प्लांट बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है तो होता किसका है? हाँ हाँ, ट्रांसपोर्ट होता किसका है इसके बारे में जानेंगे। तो मैं आपके सामने बच्चों एक प्लांट है, उस प्लांट की स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये प्लांट आपके सामने, ये इसकी क्या है? लीफ है, ये इसका स्टेम है, और ये इसकी क्या है? जड़े है, मतलब रूट है। अब देखो, प्लांट, उस प्लांट को बच्चे वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है। आप जानते हो वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों है? क्योंकि वाटर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा वाटर क्या बेस्ट सॉल्वेंट भी होता है। बॉडी के अंदर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन रन होती है, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करने के लिए सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और सॉल्वेंट वहां पर कौन रहता है? वाटर। तो प्लांट को वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है, और प्लांट जब भी वाटर लेगा तो बच्चे रूट से करता है एब्जॉर्ब। यानी वाटर कहां से एब्जॉर्ब किया जाता है? रूट से। स्टेम से एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, किससे किया जाता है? रूट से। रूट से एब्जॉर्ब करेगा तो बच्चों लीफ के अंदर भी क्या वाटर की डिमांड रहेगी। तो इस वाटर को रूट, उस रूट से ट्रांसपोर्ट करवाते हुए कहां तक ले जाते हैं? प्लांट की सूट पार्ट में, और सूट पार्ट ही बच्चों एक क्या है? लीफ। हेलो, अदर पार्ट के अंदर भी क्या ले जाएंगे बच्चे? वाटर को। साथ में प्लांट, उस प्लांट को मेटाबॉलिक रिएक्शन रन करने के लिए क्या मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। और बच्चे प्लांट्स मिनरल्स कहां से लेंगे? सॉइल में से। यानी मिनरल्स और मिनरल्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं, और जब मिनरल्स और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे तो कहां से करेंगे? सॉइल से। और बच्चों, वाटर के साथ में ये मिनरल्स और मिनरल्स भी मूव करते हुए पूरी की पूरी प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो जाते। तो क्या वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है प्लांट बॉडी में? अरे बोलो बच्चों, जब सनलाइट आती है, और सनलाइट आती है तो लीफ के ऊपर आती है, और लीफ में आप लोग जानते हो ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है, क्या हम क्लोरोफिल बोलते हैं। जब बच्चों क्लोरोफिल, उस क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट आएगी तो एक प्रोसेस चलती है जिसको आप बोलते हो फोटोसिंथेसिस। और जब फोटोसिंथेसिस चलता है तो क्या यहाँ लीफ के अंदर फूड बनता है? ये फूड ऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। क्या है? ऑर्गेनिक। तो बच्चे, हम यहाँ लीफ, और लीफ के अंदर क्या सिंथेसाइज कर रहे? क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस। क्या बोल सकता हूं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये जो फूड है, इस फूड को क्या प्लांट, उस प्लांट के सभी पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना जरूरी है। अगर बच्चों फूड नहीं मिला तो सेल, और सेल अलाइव कंडीशन में नहीं रह पाएंगी। यानी सभी को मेटाबॉलिक रिएक्शन परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट होगी? फूड की। तो फिर फूड, और फूड को भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और फूड को सभी प्लांट के पार्ट के अंदर क्या करेंगे बच्चे? ट्रांसपोर्ट। और फूड को भी ट्रांसपोर्ट करते हुए कहां तक, कहां से कहां ले जाते हैं? लीफ से रूट तक। हेलो, अब बच्चों इसके अलावा और क्या हो सकता है? आप लोगों ने हार्मोन्स का नाम सुना होगा। हार्मोन्स भी मेटाबॉलिक रिएक्शन को रन करवाना है तो रिक्वायर्ड होंगे। और प्लांट, उस प्लांट के अंदर जो हार्मोन्स प्रेजेंट रहते उनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या बोला जाता है? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यानी प्लांट की ग्रोथ को क्या करते हैं? रेगुलेट। तो क्या बोला जाएगा? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। कुछ ऐसे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं जो बच्चों प्लांट, उस प्लांट के टिप पार्ट में सिंथेसाइज होते हैं। कहाँ होते हैं? टिप पार्ट में। तो हम टिप पार्ट के ऊपर एक पीजीआर ले रहे हैं।
ये पीजीआर भी बच्चे प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी के अंदर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट। तो बताइए प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से कंपाउंड्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है? क्या वाटर का, क्या मिनरल्स का, क्या ऑर्गेनिक फूड का, क्या बच्चों इसके अलावा पीजीआर का? यानी ये सभी जितने भी हमने नाम बोले हैं, इन सभी का प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। क्वेश्चन ये आता है कि अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कैसे होता है? एक तो होता है बच्चों शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, यानी बहुत कम दूरी के लिए। अगर बहुत कम दूरी के लिए तो उस ट्रांसपोर्टेशन को बोला जाएगा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। एक बच्चों वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन, या फिर बोलूं प्लांट के वन पार्ट टू अनदर पार्ट, हम वाटर, मिनरल और फूड को ट्रांसपोर्ट करेंगे तो क्या लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। हेलो, तो बच्चों प्लांट बॉडी, इस प्लांट बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन है, ये ट्रांसपोर्टेशन कितने टाइप से होगा? क्या टू टाइप से होगा। एक तो क्या बोलेंगे शॉर्ट डिस्टेंस, अरे समझ में तो आ रहा है क्या? और बच्चों दूसरे को क्या बोला जाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस। अब देखो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को ट्रांसलोकेशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले हम शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब शॉर्ट डिस्टेंस जो ट्रांसपोर्ट है, ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट क्या बच्चों बहुत कम दूरी के लिए होगा? कम दूरी के लिए होगा तो आप बोलोगे सर कम दूरी के लिए कैसे होगा, ये समझाइए। ये आपके सामने मैंने बच्चों एक सेल बनाई है, और सेल के अंदर क्या ये साइटोप्लाज्म है? अरे बोलो, क्या साइटोप्लाज्म के अंदर भी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट होते? बिल्कुल होते। बिल्कुल होंगे तो कैसे? जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया है, इस माइटोकॉन्ड्रिया से गोल्जी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, तो क्या ये ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? अरे बोलो, इसके अलावा साइटोप्लाज्म के अंदर जो मॉलिक्यूल्स पड़े वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही क्या हो रहे हैं बच्चे, मूव करे, तो क्या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? अरे बोलो, अगर सेल के अंदर ही ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो बताओ लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हो रहा है या शॉर्ट? शॉर्ट, ठीक है। और जब सेल के साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट होती है या फिर मटेरियल उस मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको बोला जाता है साइक्लोसिस। क्या बोला जाता है, साइक्लोसिस। इसी को बोला जाता है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग और साइक्लोसिस के अंदर क्या होता है, क्या बच्चे सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट होती है? अरे बोलो, अब सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट किस में होगी, प्रोकैरियोटिक सेल में या यूकैरियोटिक सेल में? यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल होते ही नहीं है, थोड़े बहुत तो यूज करो इसका, बोल रहे हो प्रोकैरियोटिक सेल सुबह सुबह। अब बच्चों एक तो अगर सेल के साइटोप्लाज्म में अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो कैसा हो रहा है, क्या शॉर्ट डिस्टेंस हो रहा है? इसके अलावा और क्या होगा, ये सेल है, इस सेल के बाहर की तरफ क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या है बच्चे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म तक, और साइटोप्लाज्म से हो रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड तक। बताओ शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस? शॉर्ट डिस्टेंस। इसके अलावा वन सेल टू अनदर सेल, वन सेल टू अनदर सेल अगर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट हो रहे, इस सेल से इस सेल में जा रहे और इस सेल से इस सेल में जा रहे मॉलिक्यूल्स, तो बताओ शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग डिस्टेंस? शॉर्ट डिस्टेंस। अगर बच्चों ऐसे अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड टू सेल हो रहा है, या फिर बोलेंगे सेल टू सेल हो रहा है, तो उसको क्या बोला जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस। और ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है, ये आप लोगों को मिलेगा बच्चे टू टाइप का। कितने टाइप का, टू टाइप का। एक तो होता है पैसिव। क्या होता है, पैसिव, पैसिव ट्रांसपोर्ट। और दूसरा जो होता है वो होता है बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नाम सुना है क्या आपने? जब हम बच्चे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है जब होगा कब, जब बच्चे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। कैसे, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है, एक्टिव। और बच्चों जो ये पैसिव है, इस पैसिव को हम टू टाइप में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं सिंपल डिफ्यूजन और दूसरे को बोला जाता है बच्चे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। पढ़ रखा आपने, यस और नो? सेकंड को क्या बोला जाता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब ये दोनों के अंदर जब भी बच्चे ये दोनों के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा? और बताओ कैसे होगा, अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब अलोंग विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या एनर्जी कंज्यूम होगी?
अलोंग विथ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या एनर्जी कंज्यूम होगी? नहीं। तो बच्चों इस प्रोसेस को क्या बोले, डाउन हिल या अप हिल? डाउन हिल। ठीक है जी। और जब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा ट्रांसपोर्टेशन, तो बताओ क्या बच्चे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? अप हिल। समझ में आया? अरे बोलो, क्या शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, थोड़ा आइडिया बना आपके दिमाग में? आगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हटा दूं? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, बच्चों लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लांट के वन पार्ट टू अनदर पार्ट, या फिर बोलो प्लांट के वन ऑर्गन टू अनदर ऑर्गन। क्या प्लांट का एक ऑर्गन लीफ है? बिल्कुल। क्या एक ऑर्गन बच्चों रूट है? अगर हम रूट उस रूट से कोई मटेरियल को लीफ तक ले जाए तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हो रहा है या लॉन्ग? लॉन्ग। बच्चों जब हम लीफ से रूट तक अगर सब्सटेंस को लाए तो बताओ शॉर्ट डिस्टेंस या लॉन्ग? लॉन्ग। जब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है तो बच्चे टू ऐसे पार्ट रहते हैं प्लांट के अंदर जिनसे होता है, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है बच्चे फ्लोएम। नाम सुना है क्या? अगर हम बात करें जाइलम और फ्लोएम की तो ये दोनों पाइपलाइन है और ये पाइपलाइन बिछी रहती है लीफ टू रूट और रूट टू लीफ। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइलम की। जाइलम क्या करता है? जाइलम बच्चे जो रूट है उन रूट से वाटर और मिनरल को करवाता है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करवाता है। यानी रूट, उस रूट के अंदर वाटर और क्या आते हैं? मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स आते हैं, उन वाटर और मिनरल्स को बच्चे जाइलम है, जाइलम ट्रांसपोर्ट करवाते हुए कहां तक लाता है? लीफ तक। अरे कहां तक लाता है? लीफ तक। लीफ तक लाएगा। और बच्चे जब भी जाइलम है उस जाइलम से ट्रांसपोर्टेशन होगा तो मेनली किसका होगा? वाटर एंड मिनरल्स का। और ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। क्या होता है बच्चे? यूनिडायरेक्शनल। यानी जाइलम और जाइलम से बच्चे आप लोग देखोगे तो मेनली आप लोगों को ट्रांसपोर्टेशन कैसा मिलेगा? यूनिडायरेक्शनल। जब हम बात करें फ्लोएम से तो फ्लोएम और फ्लोएम से बच्चे फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है। यानी मोस्टली जो ट्रांसपोर्टेशन रहेगा फ्लोएम से वो रहेगा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, यानी फूड का। फूड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो कहां से कहां होता है? जहां पे फूड ज्यादा अमाउंट में रहेगा, और फूड ज्यादा अमाउंट में कहां पे होता है? लीफ में। जहां पे फूड बच्चों ज्यादा अमाउंट में रहता है उसको बोला जाता है पार्ट को सोर्स, और जहां पे फूड की डिमांड होती है उसको बोला जाता है सिंक। आप लोग जानते हैं, मैंने बोला कि ये बच्चे लीफ है। क्या है? लीफ। और लीफ, उस लीफ के अंदर फूड अभी बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो बताइए लीफ सोर्स है या सिंक है? सोर्स। अब बच्चों सोर्स है, उस सोर्स तो लीफ है लेकिन रूट है, उस रूट के अंदर फूड की है डिमांड। अगर फूड की डिमांड है तो क्या ये रूट सिंक है? अब सिंक है तो फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा ऑलवेज, वो कैसे होगा? सोर्स टू सिंक। अगर सोर्स टू सिंक होगा तो क्या ये फूड मूवमेंट करता हुआ लीफ, उस लीफ से रूट में जाएगा? अभी मूवमेंट कैसी है? यूनिडायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल? यूनिडायरेक्शनल। ठीक है जी। लेकिन बच्चों हम देखते हैं कई बार कि प्लांट, उस प्लांट की लीफ है वो लीफ पूरी की पूरी टूट जाती, फिर भी प्लांट सरवाइव कर रहा है। रीजन क्या है? लीफ टूटती है, आप जानते हो लीफ फॉल होता है एक टाइम प्लांट में, और लीफ फॉल होता है उसके बाद में हम क्या बनाते हैं उसमें? न्यू लीफ। अगर न्यू लीफ बनानी है तो क्या लीफ बड बनाने होते? अब लीफ बड तो बन गए लेकिन लीफ बड वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते। अगर नहीं करते हैं तो लीफ बड से क्या बनानी है? लीफ। अगर लीफ बनानी है तो क्या हमें फूड चाहिए? उस कंडीशन के अंदर हम लीफ बर्ड और बच्चे लीफ बर्ड एंड जो रूट है उनके अंदर कंपैरिजन करेंगे
तो आप लोगों को रूट के अंदर फूड मिलेगा ज्यादा। अगर रूट के अंदर फूड मिलेगा ज्यादा तो कैसे, पहले ट्रांसपोर्टेशन कर रहे थे तो रूट के अंदर फूड का क्या हो रहा था, स्टोरेज। तो जो स्टोर्ड फूड है वो अब यहाँ पे मोर अमाउंट में, तो बच्चे सोर्स क्या हो गया है, रूट, और सिंक क्या हो गया है, लीफ बड। तो अब जो फूड है, फूड रूट से कहाँ आएगा, सिंक की ओर, यानी रूट से कहाँ आएगा, लीफ बड की ओर। बताओ मूवमेंट कैसी, यूनि डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। हेलो, अगला पॉइंट जब और देखिए बच्चों, तो जब फूड का सिंथेसिस होता है, तो फूड का सिंथेसिस तो आप जानते हो लीफ में ही होता है। कहां होता है, लीफ में। तो लीफ के अंदर फूड और फूड सिंथेसाइज हो रहा है। अगर फूड सिंथेसाइज हो रहा है और बच्चे मोर अमाउंट में, तो क्या लीफ सोर्स होगा, अरे बोलो यार, क्या रहेगा, सोर्स। अब देखिए मैं बोल रहा हूं रूट, उस रूट के अंदर फूड की डिमांड है, तो बताइए रूट क्या रहेगा, सिंक। अरे क्या रहेगा, सिंक। इसके अलावा बच्चों स्टेमस, स्टेम के अंदर भी फूड सिंथेसिस नहीं होता है, तो स्टेम के अंदर भी फूड की क्या है, डिमांड। बताओ ये सोर्स या सिंक, सिंक। और प्लांट के जितने भी नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है, वो नॉन ग्रीन पार्ट के अंदर भी फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो क्या वहां पर भी फूड की डिमांड है, सोर्स या सिंक, सिंक। अब बच्चों फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्लोएम के थ्रू, तो क्या सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक, सोर्स टू सिंक। बताओ यूनि डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल या बाई डायरेक्शनल, मल्टी डायरेक्शनल। तो बच्चों फ्लोएम से फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है यूनि डायरेक्शनल भी हो सकता है बाई डायरेक्शनल भी हो, और हो सकता है मल्टी डायरेक्शनल भी हो। एनसीईआरटी ने 3 जगह 3 पॉइंट लिख रखे। एक जगह तो बोलेगा कि फ्लोएम से फूड का जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो यूनि डायरेक्शनल, फिर बोलेगा बाई डायरेक्शनल, और फिर क्या बोलेगा, मल्टी डायरेक्शनल। कई लोग बोलेंगे सर मेनली क्या होता है, कुछ नहीं होता है मेनली, सारे मेनली है, तो यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे सकते हम। यानी फ्लोएम से जब भी पूछा जाए कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो आप लोगों को एक ही ऑप्शन मिलेगा तीनों में से, या तो मिलेगा यूनि डायरेक्शनल, या फिर मिलेगा बाई डायरेक्शनल, या फिर मिलेगा मल्टी डायरेक्शनल, या फिर आप लोगों को फोर्थ ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ दीज। अरे ठीक है, तो क्या टिक करना है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है जी, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। मैंने मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात नहीं की थी प्रोकैरियोटिक सेल में, मैंने बात की थी सेल ऑर्गेनल्स की मूवमेंट की। आई बात समझ में, ध्यान से सुना करो। थैंक यू।